जान लड़की की तरफ खिंच गई जिसे वो जानती भी नहीं थी। यष्टि ने एक पल में ही उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। अचानक श्रेया चुपचाप उसकी नकल करने लगी। ये देखकर एकांश चौंक गया। एकांश धीरे से बोला, अनबिलीवेबल, आई कांट बिलीव दिस। श्रेया स्माइल कर रही थी। ऐसा क्या है सड़क पर जिसे देखकर श्रेया का मूड अच्छा हो गया? इतना बोलकर उसने धीरे से अपनी सीट से झुककर विंडो के बाहर देखा तो उसे यष्टि नजर आई। इस वक्त उसने यष्टि का चेहरा सामने से देखा था, लेकिन एकांश को नहीं पता था कि ये वही लड़की है जिसने उस बच्चे को बचाया था। एकांश उसे ध्यान से देख रहा था। वो सीधी सादी सी थी, लेकिन उसमें कुछ अलग था। गहरी मासूम हंसी, सादगी में खूबसूरती, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ और सबसे खास बात, वो श्रेया से जुड़ चुकी थी। यष्टि को इस बात की भनक भी नहीं थी कि एकांश उसे इतनी बारीकी से देख रहा था। वो तो सिर्फ इस बच्ची के चेहरे पर मुस्कान लाने में बिजी थी। सिग्नल ग्रीन हो गया। तभी यष्टि ने जाते जाते श्रेया को एक फ्लाइंग किस दी और टैक्सी आगे बढ़ गई। श्रेया ने भी नन्हे हाथों से वैसा ही करने की कोशिश की। बस कुछ ही सेकंड बीते थे, लेकिन उन कुछ सेकंड्स ने दो लोगों के बीच एक अनकहा रिश्ता जोड़ दिया था। एकांश ने कार आगे बढ़ाई, लेकिन उसका मन अब कहीं और अटका था। वो फिर से सोचते हुए बोला, कैसे किया उसने ये सब? कैसे इतने आसान तरीके से उसने मेरी परी का दिल जीत लिया? ये सवाल एकांश के जहन में घूम रहा था। वो बुरी तरह से बेचैन हो उठा और इसी उधेड़-बुन में एकांश ने अपनी कार का स्टीयरिंग घुमाया और वो यष्टि की टैक्सी के पीछे चल दिया। उधर यष्टि की टैक्सी अब उसके घर के बाहर वाली रोड पर पहुंच चुकी थी। उसने नीचे उतरकर पैदल चलना शुरू कर दिया। यष्टि सिर्फ 22 साल की थी और 16 साल की उम्र से घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। जब उसकी माँ उसे और उसके छोटे भाई शोवित को अकेला छोड़कर चली गई थी, उस वक्त शोवित सिर्फ 10 साल का था और यष्टि 18 साल की। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को किसी भी हाल में कमजोर नहीं पड़ने देना चाहती थी। यष्टि जैसे ही आगे बढ़ी, उसके पास शोवित का फोन आया और उसने परेशान होकर कहा, दी, मेरी हॉस्टल की फीस बाकी रह गई है, सबने जमा कर दी, बस मैं ही रह गया हूँ, कब तक भेजोगी आप? यष्टि ने बिना झिझके जवाब दिया, तो फिक्र मत कर, मैं 2 दिन में पैसे ट्रांसफर कर दूंगी, बस पढ़ाई पर ध्यान दे। इतना बोलकर यष्टि ने फोन काटा और अगली गली में मुड़ गई। ठीक उसी वक्त मेन रोड पर एकांश की गाड़ी आकर रुकी। उसने एक नजर सामने की तरफ डाली, जहाँ तंग हाल गलियां थी। ये देखकर एकांश ने गुस्से में स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए कहा, ओ शिट, इतनी पतली गलियों में मेरी गाड़ी अंदर नहीं जा सकती। वो लड़की भी कहीं नजर नहीं आ रही। आखिर कहाँ गई वो? मैं उसे ढूंढ कर रहूंगा। इतना बोलते ही उसने अपनी गाड़ी को रोड के किनारे पार्क किया और नीचे उतरकर श्रेया को अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ गया। वो पागलों की तरह वहां मौजूद लोगों से यष्टि के बारे में पूछ रहा था, लेकिन बिना नाम और तस्वीर के कोई भी उसे कुछ नहीं बता पाया। एकांश परेशान होकर बोला, इतने सारे घरों के बीच मैं उस लड़की को कैसे ढूंढूंगा? तभी उसने फोन निकालकर अनुज को फोन किया। उधर से फोन पिक होते ही एकांश एक सांस में बोलता चला गया, अगले 15 मिनट में घर पहुँचो। इतना बोलकर एकांश ने फोन काट दिया और अनुज बस हैरानी से अपने फोन को घूरता रह गया। अनुज परेशान होकर बोला, ये सर क्या मुझे रोबोट समझते हैं? उसने फोन अपनी जेब में रखा और तुरंत एकांश के बंगले की तरफ निकल गया। एकांश भी गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ निकल गया। घर आते ही एकांश ने श्रेया को सुनीता जी की गोद में दिया और ड्राइंग रूम में सोफे पर आकर बैठ गया। थोड़ी देर में वहाँ अनुज भागते भागते पहुँचा और उसे देखकर बोला, क्या हुआ सर? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक है? एकांश उसके ऊपर एक गहरी नजर डालते हुए बोला, एक स्केच आर्टिस्ट को ढूंढ कर लाओ, मुझे किसी का स्केच बनवाना है और उसके बाद मैं तुम्हें एक जगह के बारे में बताऊंगा। तुम्हें उस जगह पर जाकर उस इंसान को ढूंढना है और इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ कल 11 बजे तक का वक्त है। उसकी आधी से ज्यादा बातें अनुज के सर के ऊपर से निकल रही थी। फिर भी उसके बॉस का ऑर्डर था, इसलिए अनुज सर हिलाकर तुरंत वहाँ से चला गया। वहीं दूसरी तरफ यष्टि भी शोवित की बात सुनकर परेशान हो गई। अब वो अपने घर पर पहुंच चुकी थी। वो परेशान होकर बोली, मैंने शोवित को बोल दिया है कि मैं पैसों का इंतजाम कर दूंगी, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास कोई जॉब नहीं है, कोई इंटरव्यू भी लाइनअप में नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तभी यष्टि का फोन बजा। उसने देखा फोन पर उसकी बेस्ट फ्रेंड सिया का कॉल आ रहा था। उसने बुझे मन से फोन उठाते हुए कहा, हाँ सिया बोल। सिया चहकते हुए बोली,
यार तेरे लिए एक गुड न्यूज है। यष्टि ने बुझी हुई आवाज में कहा। गुड न्यूज मेरे लिए? अब तो मुझे यकीन ही नहीं होता कि जिंदगी में कुछ अच्छा भी हो सकता है। सिया ने लाइट मूड में कहा। सुन, तू मेरी मौसी को जानती है ना? उनकी भाभी ने बताया कि उनके बॉस अपनी बच्ची के लिए नैनी ढूंढ रहे हैं। अच्छी जॉब है सच में। यष्टि उदास होकर बोली। तो मैंने साइंस से ग्रेजुएशन नैनी बनने के लिए की है क्या? सिया ने फौरन जवाब दिया। यार एक बार तू सैलरी सुनेगी ना तो अपनी साइंस भूल जाएगी। यष्टि ने नजर घुमाते हुए कहा। कितनी होगी? ज्यादा से ज्यादा 20,000 या 25,000? सिया खुश होकर बोली। यार पूरे 3 लाख है, वो भी महीने के। एक बच्ची को संभालने के लिए इससे बेस्ट क्या होगा? यष्टि कुछ सेकंड तक सन्न रह गई और कुछ सोचकर बोली। सिर्फ एक बच्ची को संभालने के लिए कोई इतनी बड़ी रकम क्यों देगा? कहीं उस आदमी को कुछ और तो नहीं चाहिए? कहीं वो भी तो मुझसे ऐसे ही फेवर तो नहीं मांगेगा जैसे उस ऑफिस का मैनेजर मांग रहा था? नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं ये जॉब नहीं करूंगी। यष्टि के मन में बहुत सारे सवाल थे, लेकिन सिया ने उसे समझाया और यष्टि इंटरव्यू के लिए तैयार हो गई। थोड़ी देर बाद सिया ने फोन रख दिया और अचानक श्रेया का मासूम चेहरा यष्टि की यादों में घूमने लगा। श्रेया की याद आते ही वो मुस्कुराते हुए बोली। कितनी मासूम और प्यारी बच्ची थी, बिल्कुल किसी परी की तरह। पता नहीं उससे दोबारा मुलाकात होगी या नहीं। और वो इतनी उदास क्यों थी? यहाँ यष्टि श्रेया के बारे में सोच रही थी, वहीं दूसरी तरफ एकांश के सामने एक स्केच आर्टिस्ट बैठा था और एकांश ने उसे यष्टि के एक एक फीचर के बारे में बताना शुरू किया। उसकी आंखों से लेकर होठ तक हर चीज के बारे में एकांश बहुत बारीकी से बता रहा था और अनुज बस बड़ी बड़ी आंखों से मुंह खोले उसे देख रहा था। अनुज एकांश को देखकर हैरानी से बुदबुदाया। कमाल है, आज तक सर को किसी लड़की के बारे में इतनी बारीकी से बात करते हुए नहीं देखा। कहीं मामला कुछ और तो नहीं है? अनुज अपनी ही सोच में डूबा हुआ था, तभी उसके कानों में एकांश की कड़क आवाज पड़ी। कहाँ खोए हुए हो तुम? स्केच बन चुका है, इसकी 50 कॉपीज करवाओ और अलग अलग सिक्योरिटी गार्ड्स में बांट दो। मैं तुम्हें जिस जगह के बारे में बता रहा हूँ वहाँ जाकर इस लड़की की फोटो दिखाकर पूछताछ करो। मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, समझे? जैसा एकांश ने कहा था अनुज ने ठीक वैसा ही किया और एकांश ने उस स्केच आर्टिस्ट को पैसे देकर वहाँ से भेज दिया। उसके चेहरे पर अभी भी थोड़ी सी परेशानी थी। वो धीरे से बोला, आखिर तुम गायब कहाँ हो गई थी? अब तो मेरे पास तुम्हारी तस्वीर भी है, मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं ज्यादा दिनों तक बिना नैनी के श्रेया को भी नहीं संभाल सकता। मुझे इंटरव्यू भी कल ही करना होगा। यहाँ एकांश यष्टि के लिए बहुत ज्यादा बेचैन था, वहीं दूसरी तरफ यष्टि भी पैसों के इंतजाम को लेकर परेशान थी। इस बात से अनजान कि एकांश के गार्ड उसके मोहल्ले में चारों तरफ फैलकर उसे ही ढूंढ रहे थे। तभी उसका मकान मालिक उसके घर के सामने आया और उसने डोरबेल बजाई। एक गार्ड इस वक्त उसके घर के आसपास ही घूम रहा था। जैसे ही यष्टि ने दरवाजा खोला, उसे देखकर गार्ड की आंखों में चमक आ गई। अपने मकान मालिक को देखकर यष्टि थोड़ा सा घबरा गई, क्योंकि वो किराया लेने आया था, लेकिन उस बेचारी के पास तो पैसे थे ही नहीं। उसके अकाउंट में सिर्फ 3,000 रुपए बचे थे। उसने किसी तरह से मकान मालिक को समझा बुझा कर वापस भेजा। उस गार्ड ने यष्टि को देखते ही एकांश को फोन लगाकर कहा, सर, मुझे वो लड़की मिल गई है, क्या मैं उसे पकड़कर आपके पास लेकर आऊं? ये सुनते ही एकांश सख्त आवाज में बोला, बिल्कुल नहीं, मैं खुद आकर उससे बात करूंगा, मुझे एड्रेस भेजो। गार्ड ने तुरंत एकांश के फोन पर यष्टि का एड्रेस और लाइव लोकेशन दोनों शेयर कर दिए। एकांश ने सुनीता जी को श्रेया का ध्यान रखने के लिए बोला और तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर वहाँ से निकल गया। वो जगह एकांश के घर से बहुत ज्यादा दूर नहीं थी, इसलिए वो लगभग 20 मिनट में ही वहाँ पहुँच गया। उधर यष्टि परेशान होकर अपने रूम पर ताला लगाकर वहाँ से निकल गई। अब वो गार्ड भी वहाँ मौजूद नहीं था। वो बेचारी बड़बड़ाते हुए जा रही थी, अकाउंट में तो सिर्फ 3,000 ही बचे हैं, लेकिन इस मकान मालिक को कुछ तो देना ही होगा, वरना ये मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक देगा। हे भगवान, और कितनी परीक्षा लोगे मेरी। जहाँ एक तरफ यष्टि बेचैन होकर आगे बढ़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एकांश भी आंखों में बेचैनी और दिल में तड़प लिए उसे ढूंढ रहा था। वो अपनी गाड़ी को सड़क के किनारे पार्क करके धीरे धीरे पैदल ही यष्टि के मोहल्ले में घुस गया। जैसे ही वो थोड़ा आगे आया, उसकी टक्कर एक लड़की से हुई, लेकिन दोनों ने ही खुद को संभाल लिया। एकांश ने तुरंत पलटकर उस लड़की को सॉरी कहा।
सॉरी मिस, मैं जानबूझकर नहीं टकराया। इस वक्त उस लड़की की पीठ एकांश की तरफ थी। उसने पीछे से ही हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती मेरी भी थी, मैं जल्दी में थी। इतना बोलकर वो जल्दबाजी में ही निकल गई। उधर एकांश भी यष्टि के घर की तरफ चला गया, लेकिन जैसे ही वो घर के बाहर पहुंचा, वहां लगे ताले को देखकर उसने गुस्से से दरवाजे पर लात मारते हुए कहा, डैम, यहाँ तो ताला लगा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि वो गार्ड सच बोल रहा था या झूठ। एकांश ने तुरंत उस गार्ड को फोन करने के लिए अपना फोन जेब से निकाला, लेकिन तभी उसे सुनीता जी का मैसेज नजर आया, जिसमें उन्होंने एकांश को तुरंत वापस आने के लिए कहा था, क्योंकि श्रेया काफी रो रही थी। एकांश ने उस दरवाजे पर लगे ताले को देखकर एक गहरी सांस ली और फिर जल्दबाजी में ही वहां से लौट गया। वापस आकर उसने श्रेया को गोद में लिया और बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया। सुनीता जी ने उसे बताया कि शायद उसने सपने में कुछ ऐसा देखा जिसकी वजह से वो डर कर रोने लगी थी। एकांश के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं और उसने कुछ सोचते हुए कहा, लगता है वो लड़की मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन मुझे कल ही इंटरव्यू रखना होगा। आगे क्या होगा? क्या यष्टि इंटरव्यू क्लियर कर पाएगी? क्या एकांश की उम्मीदें पूरी होंगी या कोई ट्विस्ट आएगा? क्या इस मुलाकात से यष्टि की जिंदगी बदल जाएगी? जानने के लिए सुनिए इस कहानी का अगला भाग।